Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you're fine. It's your lecture number 8 from chapter number 1 Fundamentals of Chemistry and the topic is chemical species. Now this topic further includes many other subtopics जिसमें आपके पास आ जाता है आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फ्री रेडिकल्स एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो आज के लेक्चर में हमने कवर करना है, हम इंशाल्लाह ताला आज पढ़ेंगे आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स के बारे में। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद आयंस। आयंस होते क्या हैं ये हमने पहले पढ़ा था जब आपने प्री 9th में केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स पढ़े, तब हमने आयंस की जनरली कुछ डेफिनेशंस और कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली थी। अब हम आ जाते हैं कि प्रॉपरली आयंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स की फॉर्मेशन किस किस तरह से होती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आयंस की। आयंस होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स या एक एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, जिसकी डेफिनेशन हम यूँ करते हैं एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। तो वो वाले एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा, चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकता है। तो जब कोई भी चार्ज्ड स्पीशी होगी उसको हम क्या कहेंगे कि इट इज़ एन आयन। अब चार्ज होता क्या है? अगर जनरली मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज़ अ चार्ज, डिफाइन अ चार्ज या हाउ विल यू डिफाइन अ चार्ज, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? हम यूँ तो नहीं कहेंगे ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल होगा वो उसको हम कहेंगे कि इसके ऊपर चार्ज है। चार्ज एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को या दूसरी स्पीशीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, अपनी तरफ खींचेंगे या अपने से दूर पुल करेंगे उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें दूर पुश करेंगे उनको। तो ये दो चीज़ें होती हैं कि द प्रॉपर्टी बाय विच अ केमिकल स्पीशी अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ और रिपेल्स अवे फ्रॉम इटसेल्फ। ये दो चीज़ें होंगी चार्ज की डेफिनेशन में। अगर आपसे कोई पूछता है कि चार्ज क्या होता है, तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है। यही चीज़ हम देखते हैं ना कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि एक चार्ज ऑपोजिटली चार्ज, एक स्पीशी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो अपने से ऑपोजिटली चार्ज स्पीशी को हमेशा अट्रैक्ट करेगी। अब चार्ज की बात करने के बाद हम आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। आयंस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस और एनाइंस, ये दो जो टर्म्स हैं ये कहाँ से निकली हैं, ये आप आगे जाके जब चैप्टर्स पढ़ोगे तब आप इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस वाला एक चैप्टर पढ़ोगे, जिसके अंदर आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि हम कैटाइंस को कैटाइंस क्यों कहते हैं, हम एनाइंस को एनाइंस क्यों कहते हैं। अभी आपको बेसिक्स बताने के लिए मैं इतना बस बता देती हूँ कि हमारे पास दो तरह की प्लेट्स होती हैं, कैथोड और एनोड। तो वो वाले आयंस जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको कैथोड से CAT निकाल के हम कैटाइंस कहते हैं, और वो वाले आयंस जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको एनोड से AN निकाल के एनाइंस कह देते हैं। तो ये अभी आपको सिर्फ इतना सा याद रखना ज़रूरी है कि कैटाइंस को कैटाइंस क्यों कह रहे हैं और एनाइंस को एनाइंस क्यों कह रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैटाइंस और एनाइंस होते क्या हैं। वो वाले एटम्स, वो वाले ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा हम उसको कहेंगे कि ये कैटाइन है, और वो वाले एटम्स या वो वाला ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा दे विल बी कॉल्ड एज एनाइंस। तो यहाँ तक हो गई हमारी डेफिनेशंस कि इन दोनों की डेफिनेशंस क्या हैं, कैटाइंस और एनाइंस की। अब हमने बात करनी है, डेफिनेशन तो हो गई, हाउ आर दे फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ देयर फॉर्मेशन, ये फॉर्म किस तरह से हो रहे हैं। तो जब हमने इनकी फॉर्मेशन की बात करनी है ना, तो फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन या रिमूवल के ऊपर। हमारे फॉर्मेशन की बेसिस ये चीज़ होती है। तो जब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, तो गेन और ऐड होने से क्या होता है, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एटम है, सपोज मैं यहाँ पर एक एटम ले रही हूँ A, अगर वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, अपने आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा या गेन करेगा, तो उसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन का ये जो नेगेटिव चार्ज था वो उसके ऊपर आ जाएगा, और ये अब क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को हम क्या कह रहे थे, एनाइन। तो इस तरह से एनाइंस की फॉर्मेशन होती है व्हेन दे गेन और ऐड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ गेन करेंगे या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तब हमारे पास एनाइंस की फॉर्मेशन होगी।
दूसरी तरफ क्या होता है कि कैटाइंस किस तरह से फॉर्म होते हैं। कैटाइंस की फॉर्मेशन होती है कि जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन या एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, लूज़ कर देता है, तो फिर उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए सपोज ये जो हमारे पास एक एटम था ए जिसको मैंने लिखा, अगर मैं कहती हूँ कि इट इज़ लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज जो था वो अपना वो रिमूव कर रहा है, तो ये जो इसने अपना एक नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दिया, इसकी वजह से इसके ऊपर पीछे क्या चार्ज रह जाएगा, एक पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जितने चार्जेस होते हैं वो सारे एक एटम के ऊपर बैलेंस्ड होते हैं, एक न्यूट्रल एटम के ऊपर। तो अगर मैं कहती हूँ कि सपोज एक एटम था जिसके पास 5 पॉजिटिव चार्जेस थे और 5 नेगेटिव चार्जेस थे। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक्चुअली हैं क्या, पॉजिटिव चार्जेस आर द प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्जेस आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वो पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बैलेंस थे 5 एंड 5, अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हूँ, तो अब बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, 5 पॉजिटिव चार्जेस एंड 4 नेगेटिव चार्जेस। तो 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव तो आपस में बैलेंस्ड हैं, लेकिन एक पॉजिटिव अब एक्स्ट्रा हो गया ना, तो वो पॉजिटिव आपके पास एटम के ऊपर ऐसे अपेयर हो जाता है, इसकी वजह से वो जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम एनाइंस की फॉर्मेशन के लिए कंसिडर करें ना, तो आप इसको यूँ समझोगे कि मेरे पास एक एटम था जिसके पास 5 पॉजिटिव चार्जेस थे और 5 ही नेगेटिव चार्जेस थे। अब मैंने क्या किया कि मैंने उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव चार्ज और ऐड कर दिया। अब उसके पास बैलेंस्ड नहीं रहे ना, it will have now 5 positive charges and 6 negative charges, and 5 positive and 5 negative will balance each other, but it will still have one negative charge, एडिशनल होगा वो उसके पास, वो जो एडिशनल एक नेगेटिव चार्ज था उसके पास, उसकी वजह से उसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा उस एटम के ऊपर एज अ होल, एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज एन एनाइन। यहाँ तक हो गई फॉर्मेशन की बात। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जब एनाइंस की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है। ये दो एग्जांपल्स हैं आपके पास। क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी तो वो क्या कर लेगा, इट विल गेन 1 नेगेटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होगी एंड इट विल गेन 2 नेगेटिव चार्जेस, और ये क्लोराइड और ऑक्साइड आपके आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से जब हम कैटाइंस की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कैटाइंस में क्या होगा, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास ये बनेंगे कैटाइंस। तो यहाँ हाइड्रोजन ने जब अपना एक इकलौता जो उसके पास इलेक्ट्रॉन था वो उसने लूज कर दिया, जब लूज किया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से सोडियम था, सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। लूज करने के बाद इट विल ऑल्सो कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, एंड इट विल कैरी 2 पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, अब ये जो एटम्स हैं ये गेन और लूज कर क्यों रहे हैं, इनके पास एक रीज़न होती है, टू बिकम स्टेबल। जितने भी एटम्स हैं दे आर नॉट स्टेबल इन देयर न्यूट्रल फॉर्म, मोस्ट ऑफ देम। अब वो किस तरह से स्टेबल होंगे, हमने पढ़ा था डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्या होता है कि एक एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में, इनर शेल्स उसके कंप्लीट होंगे क्योंकि आउटर मोस्ट शेल ही होता है जो इनकम्प्लीट रह जाता है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सूरत पूरे करने होते हैं, और अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा नहीं कर पाता तो वो क्या करता है कि वो या तो गेन करता है या लूज़ करता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है। ये 3 उसके पास चांसेस होते हैं, लेकिन अगर वो गेन और लूज़ करेगा तब ही वो आयन बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि गेन के सूरत में करेगा जब उसके पास 5 और मोर देन 5 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन द एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, और वो गेन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लेगा, और इस वजह से वो क्या बनेगा, एनाइन फॉर्म हो जाएगा। और अगर एक एटम इस तरह का है जिसके पास 4 से कम है, यानी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा कि मेरे लिए बेहतर ये है कि मुझे और तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई भी नहीं देगा, 3 थे ना उसके पास सपोज, तो वो कहेगा कि मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स तो और कोई भी एटम नहीं प्रोवाइड करेगा, तो मुझे क्या बेहतर है कि मैं अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स भी छोड़ देता हूँ और अपने उससे नीचे वाले वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल से नीचे वाला जो आपके पास शेल होता है ना,
उस शेल के अंदर अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स लेकर मैं उसमें गुजारा कर लेता हूँ। इस वजह से एटम्स लूज और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये आपके पास था आइंस का पूरा टॉपिक। अब इसके बाद आपके पास आ रहा है टेबल नंबर 1.7, डिफरेंसेस बिटवीन एटम्स एंड आइंस। एटम और आइंस में क्या डिफरेंस है? एक एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट का जो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है वो हमारे पास एटम होता है। जबकि आयन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एन आयन। सेकेंड डिफरेंस आ जाता है इनकी एग्जिस्टेंस का कि वेदर दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट। तो एटम्स कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब वो वाले एटम्स कौन से हैं विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? वो हमारे पास नोबल गैसेज आ जाती हैं, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर वेरी स्टेबल। तो वो आपके अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से दे आर नॉन रिएक्टिव। वो रिएक्ट ही नहीं करती हैं और वो उसी फॉर्म में स्टेबल रहती हैं, वहाँ एग्जिस्ट कर सकती हैं। और जो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली उसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता और उन्होंने कंप्लीट करने के लिए गेन और लूज और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी पड़ती है उनको। ऑन द अदर हैंड आइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? क्योंकि उनके ऊपर भी चार्जेस होते हैं, और चार्जेस क्या करेंगे? या तो वो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे चार्जेस को या वो रिपेल करेंगे। तो उस अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि उनके इर्द गिर्द ऑपोजिटली चार्जेस जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं। जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था ना, कोई भी एटम था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा? नेगेटिव चार्जेस का एक पूरा क्लाउड होगा। इसी तरह जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज था, सपोज मैं इस नेगेटिव चार्ज की बात करती हूँ, तो उसके इर्द गिर्द सारे पॉजिटिव चार्जेस का क्लाउड प्रेजेंट होगा। तो इसी तरह से हर चार्ज के इर्द गिर्द, हर चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड डिफरेंस आ जाता है इनकी स्टेबिलिटी के बारे में या इनके न्यूट्रल नेचर के बारे में। अब जो एटम्स हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। दे आर न्यूट्रल, उनके ऊपर ना पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं लिखा जाता। लेकिन जो आइंस होते हैं दे हैव अ नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब है कि अगर एक एटम है तो उसके ऊपर तो चार्ज हमें पता है प्लस या माइनस आ जाएगा, लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं, जैसे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर आयन में डिस्कस करेंगे, तो उसके ऊपर नेट चार्ज होता है उन सब ग्रुप जो था एटम्स का, उन सब के ऊपर ऑल टुगेदर जो एक एवरेज चार्ज आ रहा था हमने उसकी बात करनी होती है। इट मे बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन का। मॉलिक्यूलर आयन बनता किस तरह से है? व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आयंस की फॉर्मेशन होती है ना, बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पर सिर्फ हमने एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स की बात की थी, यहाँ पर हम एक पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। होता वही है, वो जो हमने ग्रुप ऑफ एटम्स की बात की ना आयंस के अंदर, ये उसी ग्रुप ऑफ एटम्स की बात हो रही है। तो मॉलिक्यूलर आयन में मॉलिक्यूल जब लूज या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल से, तो फिर बन जाता है मॉलिक्यूलर आयन। इसके भी उसी तरह से 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कैटाइनिक मॉलिक्यूल, सेकेंड वन इज एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। जैसे नेम से भी इंडिकेट हो रहा है कि कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन आपके पास वो वाले मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इनके एग्जांपल्स आपके पास गिवन हैं। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन के एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन हैं। CH4 पॉजिटिव, जिसको मीथेन का मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। HE पॉजिटिव, ये आपके पास है तो नोबल गैस, लेकिन इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को जब नॉकआउट करवा देते हैं तो फिर हमारे पास हीलियम का भी एक मॉलिक्यूलर आयन प्रेजेंट एक फॉर्म हो जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का भी एक आयन यहाँ पर उन्होंने बता दिया। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल बुक्स में गिवन, आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन आप ये 2 एग्जांपल्स याद कर सकते हो, बोरेट और कार्बोनेट। ये बोरेट है BO3 3 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव, इट इज़ कार्बोनेट। ये दोनों भी एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल्स हैं। फॉर्मेशन इनकी किस तरह से होगी कि ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं? अब जिस तरह से हम आयंस की भी जनरली बात करें ना, अगर आयंस और मॉलिक्यूलर आयंस ये दोनों कैसे फॉर्म होंगे कि गैसेस को बम्बार्ड किया जाता है। अब ये मेरे पास थी ना CH4, ये भी मीथेन गैस थी जो हमारे चूल्हों में भी आ रही होती है ना, जिसको आप कहते हो नेचुरल गैस, ये वो वाली गैस है। तो मीथेन को, ये भी गैस है, हीलियम भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। इन गैसेस को जब बम्बार्ड किया जाता है, इनके ऊपर टकराया जाता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब इनके ऊपर टकराए जाते हैं तो ये क्या करते हैं?
ये उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवा देते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ आके ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव करवा कर निकल जाते हैं। जब ये उनको रिमूव करवा देते हैं तो पीछे क्या बच जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास टेबल नंबर 1.8 है जिसमें डिफरेंसेस गिवन है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के। इनको भी जल्दी से देख लेते हैं एक बार। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है सबसे पहले, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ ना, तो जितना सारा मर्जी मेरे पास पानी हो, लेकिन उसका जो एक इकलौता मैं मॉलिक्यूल लेती हूँ H2O, वन सिंगल मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वही होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी वही होगा। जो अगर मैं एक पूरे ड्रम ऑफ वाटर की बात करूँ या लीटर ऑफ वाटर की बात करूँ, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वही सेम उस एक मॉलिक्यूल की भी होंगी। तो ये जिस तरह से आप क्लास में अपने प्रिफेक्ट होता है आपकी क्लास का, जो आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपकी क्लासेस में CRs होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसी तरह से ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो पूरे के पूरे कंपाउंड, पूरा जो आपके पास कंपाउंड है या पूरा एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मॉलिक्यूलर आयन ऑन द अदर हैंड इज फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब फॉर्म होगा, तो अगर हम आयंस की बात कर रहे थे तो आयंस में हमने क्या कहा था कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये भी चूंकि आयन है तो इट कैन ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल एंड इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। कोई भी दोनों में से एक चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, दोनों चार्जेस इकट्ठे कभी प्रेजेंट नहीं होते। फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल था, उसको आयोनाइज कर दिया, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर दिया, देन इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। फोर्थ पॉइंट है इनकी स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी के क्या है, मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल होता है, मॉलिक्यूल जो है इट इज़ अ स्टेबल यूनिट और मॉलिक्यूलर आयन इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी। ये स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दे आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो इट विल बी कॉल्ड एज नॉन रिएक्टिव, और अगर कोई चीज़ रिएक्टिव है तो उसको कहेंगे कि ये अनस्टेबल है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। फिर आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फ्री रेडिकल्स। अभी तक हमने आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात की जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। अब जो थर्ड टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है, ये एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, आप ऑड नंबर्स पढ़ते हो मैथ्स में, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पर डिविजिबल नहीं होते, यही हमने पढ़ा है ना। तो उसी तरह से अगर हम इसको रिलेट करें तो यहाँ हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ अब क्या मतलब है, हमने क्या पढ़ा था कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जहाँ पर भी होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, जैसे ये है, ये है, ये है, ये नीचे वाले जो फर्स्ट इसका शेल है उसका ये और ये दोनों मिलकर 2 बन रहे हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पेयर्ड हैं। लेकिन अगर मैं देख रही हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है ना, इसके साथ कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो पेयर अप कर सके, तो ये हमारा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे हम इसको, इट इज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसकी वजह से जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं दे बिकम वेरी रिएक्टिव। इतने ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कि दे रिएक्ट फ़ौरन से, ये रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे इनको कोई अपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़, कोई भी और स्पीशी, केमिकल स्पीशी नज़र आती है, ये उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका फ्री रेडिकल आपने बताना है तो उसके ऊपर सिंपली हम एक डॉट लगा देंगे। जिस तरह से इसकी एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन रेडिकल है तो उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर ये नॉट है लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ फिल्ड डॉट, ये आपने बनाकर इसको फिल कर देना है, कलर कर देना है इसके अंदर, ठीक है। ये आपके पास एक बन जाएगा हाइड्रोजन रेडिकल। इसी तरह से जो क्लोरीन है, क्लोराइड रेडिकल। फिर आपके पास CH3 है, इट इज़ मिथाइल रेडिकल। तो एक चीज़ बुक्स में नहीं है आपके, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि जो कोई रेडिकल होता है ना, तो रेडिकल को हम बोलते कैसे हैं कि जो एक्चुअल नेम होता है उस केमिकल का या उस स्पीशी का, जो एक्चुअल नेम होता है ना, उसके एंड में हम YL लगा देते हैं। जैसे ये मीथेन था ना,
CH4 मीथेन होता है, तो मीथेन से मिथाइल बन जाएगा। क्लोरीन था तो क्लोरीन के एंड में हम क्लोराइड लगा देंगे। इस तरह से हम इसका जो एंड के वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नाउ हाउ आर दे फॉर्म्ड, हाउ आर दे जनरेटेड, जनरेट किस तरह से होते हैं। जनरेशन की बात अगर हम करें ना, तो दे आर फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज। होमोलिटिक ब्रेकेज मीन्स होमो का मतलब होता है ना सेम, और लिटिक का मतलब होता है टू ब्रेक। जैसे लाइसेस होता है, तो लाइसेस का मतलब होता है ब्रेक इनटू सिंपलर पार्ट्स। तो होमोलिटिक मीन्स सेम ब्रेकेज। सेम ब्रेकेज का मतलब कि जब आपने एक एटम को या एक ग्रुप ऑफ एटम्स था, उनको आपने इस तरह से ब्रेक किया कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर साइड पर हो गए, और दरमियान में जो एक जहाँ पर बॉन्ड बन रहा था, सपोज क्लोरीन की अगर हम इस क्लोरीन रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो ये जो क्लोरीन था इसके पास क्या था, ये एक क्लोरीन था, ये दूसरा क्लोरीन था। दिस इज Cl एंड Cl। अब इसको स्मॉल a नहीं समझना आपने। दोनों के दरमियान में एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा था। अब ये होमोलिटिक ब्रेकेज होगी तो क्या होगा कि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और साइड पर हो जाएंगे। अब ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स थे ना, ये एक एक रह जाएगा, तो इट विल बिकम अनपेयर्ड, और ये जो अनपेयर्ड होगा इसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इस वजह से क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, तो इसलिए ये फ़ौरन से रिएक्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आयंस और फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस, कि आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि आयंस भी तो वही होते हैं ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हैं या एक्स्ट्रा हैं, और जो फ्री रेडिकल है उसके पास भी कुछ इसी तरह की चीज़ है, लेकिन देर आर अ फ्यू डिफरेंसेस, और ये टोटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आयंस क्या होते हैं, दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज, इनके ऊपर चार्ज होता है। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं। अभी हमने पीछे रेडिकल्स देखे हैं, किसी रेडिकल के ऊपर मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा ना। आप अपनी बुक में देखोगे, कोई भी रेडिकल पढ़ोगे, आगे फर्दर केमिस्ट्री बुक्स में पढ़ोगे, तो उसमें किसी के ऊपर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा होगा। और वो क्यों नहीं लिखा होता, क्योंकि दे हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, इसने गेन या लूज नहीं किया होता है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड डिफरेंस आता है, दे एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लेटिस। आयंस की बात हो रही है, आयंस सोल्यूशन या क्रिस्टल लेटिस फॉर्म में होते हैं। सोल्यूशन मतलब मैंने सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट था उसको पानी में मिक्स किया, उसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया। अब वो जो एक्वस सोल्यूशन था उसके अंदर जितने भी सोडियम और क्लोराइड के पार्टिकल्स थे वो सब के सब आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। वो सॉलिड नहीं रहा ना, वो डिजॉल्व हो गया, अब वो ऑपोजिटली चार्ज आयंस की फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट है। या क्रिस्टल लेटिस है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो क्रिस्टल लेटिस के फॉर्म में है, कि सॉलिड फॉर्म में भी सोडियम के इर्द गिर्द सारे क्लोरीन है, और क्लोरीन के इर्द गिर्द सारे वो सोडियम एटम्स हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जबकि फ्री रेडिकल्स दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशंस एज वेल एज इन एयर, सोल्यूशन में भी और एयर में भी। फिर थर्ड डिफरेंस है, द फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस की फॉर्मेशन में प्रेजेंस ऑफ लाइट का कोई काम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फ्री रेडिकल्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे सनलाइट में जाते हैं, को सपोज़ आप, एक बहुत जनरल एग्जांपल है कि हम लोग अपनी स्किन के ऊपर अगर लेमन जूस अप्लाई करते हैं ना, कुछ लोग अपनी स्किन को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, विटामिन सी प्रोवाइड करने के लिए अपने फेस पर आप विटामिन सी मास्क लगाते हो, तो उसके बाद आपको एक चीज़ कही जाती है कि आपने उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना। जब आपने विटामिन सी मास्क लगा लिया या आपने लेमन जूस अप्लाई किया अपनी स्किन पर, तो उसके बाद आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि वो जो विटामिन सी होता है वो आपकी बॉडी के ऊपर जैसे ही सनलाइट फॉल करेगी तो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स की जनरेशन होना शुरू हो जाएगी, और ये जो फ्री रेडिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, आपकी स्किन को ख़राब करना शुरू कर देंगे। और उसको फिर ठीक करने के लिए हमें क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को स्केवेंज कर लेते हैं, उनको हंट कर लेते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस भी हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट फिल्ड जो चीज़ें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच जो चीज़ें होती हैं वो हमें लेनी चाहिए, उस तरह की फूड हमें खानी चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, यू मे आस्क मी। थैंक यू सो मच।